नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच एक बार फिर सियासी उठापटक तेज हुई है। राज्य में कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से विदाई हो सकती है। हालांकि भाजपा ने इन बातों का खंडन कर दिया है। इसी मसले से इतर बीती रात बेंगलुरु में करीब 5 मंत्रियों के बीच पूरे मसले पर मंथन हुआ। कर्नाटक सरकार में मंत्री सुधाकर के घर पर हुई इस बैठक में 5 अन्य मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें येदियुरप्पा की विदाई जैसी स्थिति बनती है तो उसके बाद की रणनीति पर चर्चा की गई। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का धरना खत्म हो चुका है। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन वापस नहीं लिए जाने तक पूरे सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के सांसदों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उपवास रखा, जिसे उन्होंने आज समाप्त किया है। लोकसभा की कार्रवाई आज शाम 6 बजे शुरू होगी। कल राज्यसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पास हो गया है। यह कृषि विधेयक से जुड़ा तीसरा विधेयक है। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद सदन से कल 7 विधेयक पास हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी देश लौट चुके हैं। वह अपनी मां सोनिया गांधी के इलाज के लिए उनके साथ विदेश गए थे। इस बीच राहुल सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े हुए थे। वह अक्सर ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर सवाल करते हुए हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया, मिस्टर मोदी ने रिश्तों के उन जाल को नष्ट किया जो कांग्रेस ने कई दशकों में बनाए और पोषित किए थे। पड़ोस में देशों के बिना रहना खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों किसान बिल पारित होने के दौरान संसद खासकर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार-तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है, वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला अति दुखद है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में कमी लाने के लिए भारत और चीन अग्रिम मोर्चे पर अपने और सैनिकों को नहीं भेजेंगे। दोनों देश एलएसी पर किसी तरह के एक तरफा बदलाव से भी बचेंगे। साथ ही दोनों देश ऐसी किसी कार्रवाई से भी बचेंगे जिससे हालात और जटिल हो। दोनों देशों की सेनाओं ने मंगलवार को साझा बयान जारी कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। भारत ने यह भी कहा कि चीन पूर्वी लद्दाख के उन सभी मोर्चों से पीएलए सैनिक पीछे हटाए जहां वो मई 2020 के बाद से मौजूद है। करीब 5 महीनों से चल रहे तनाव को कम करने का कोई हल नहीं निकल सका। हालांकि बैठक में दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रखने को लेकर सहमति जरूर बनी है। संसद का मॉनसून सत्र कोरोना वायरस प्रकोप को लेकर चिंताओं के बीच निर्धारित समय से 8 दिन पहले बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ मंत्रियों और कई सांसदों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार को 5 विधेयकों को लेने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि निचले सदन की बैठक बुधवार को अपराह्न 3 बजे की जगह शाम 6 बजे शुरू होगी। महाराष्ट्र में मुंबई के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके कारण जगह जगह पर भारी जलभराव हो गया। साथ ही रेल की पटरियों और सड़कों पर जलभराव हो गया और जिसके कारण लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बाधित हो गई। मुंबई में हुई भारी बारिश से सायन रेलवे स्टेशन पर यात्री फंस गए। लगातार बारिश से स्थिति ऐसी बिगड़ी कि प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भिवंडी में 3 मंजिला इमारत के ढहने के हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बता दें कि मंगलवार को 7 और लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं। हालांकि करीब 25 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 2 वर्ष से 15 वर्ष के 11 बच्चे भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि 43 वर्ष पुरानी जुलानी बिल्डिंग सोमवार सुबह 3:40 पर ढह गई थी। इमारत में करीब 40 फ्लैट थे और करीब 150 लोग यहां रहते थे। बता दें कि भिवंडी ठाणे शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने बताया कि इमारत गिरने के मामले में नगर निकाय के 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। इमारत के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। पढ़ाई के दौरान इस साल की सर्दियों और अगले साल की गर्मी की छुट्टियों और अन्य अवकाश में कटौती की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि सत्र में देरी के चलते पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए छुट्टियों में कटौती की जाएगी।
चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना बुधवार से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू करेगी। हिंद महासागर में होने वाले इस 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेगी। जून से अब तक यह भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। आयुष्मान योजना में फ्रॉड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। योजना को बेहतर ढंग से संचालित करने में उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 25 सितंबर को फ्रॉड रोकने और क्लेम भुगतान की रणनीति पर उत्तराखंड की विशेष प्रस्तुतिकरण रखा, जिसे अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। योजना में गोल्डन कार्ड धारक मरीजों के इलाज में धोखाधड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। फ्रॉड करने वाले अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही रिकवरी की है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। प्रदेश सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल ने मंगलवार को वीआरएस की मंजूरी दी। इसके लिए उन्हें वीआरएस के लिए 3 महीने पूर्व आवेदन देने के नियम से भी छूट दी गई है। माना जा रहा है कि पांडेय विधानसभा चुनाव से सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा के डीजी संजीव कुमार सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ साथ होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर देखा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला आयुक्तों को आदेश जारी किया है कि इन मरीजों की पहचान कर उन्हें कोविड अस्पतालों या कोविड सेंटर में भर्ती किया जाए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक होम आइसोलेशन में 20 दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए एक वैकल्पिक रणनीति तैयार करने को कहा था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती मुश्किलें रिपीट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने मंगलवार को रिया की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इधर रिया और इसी मामले में गिरफ्तार उनके भाई शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। ड्रग्स मामले में कई दौर की पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि शौविक को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 17 मार्च से बंद असम के महाशक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के दरवाजे 24 सितंबर से भक्तों के लिए खुल रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर में दर्शन के लिए काफी सख्त गाइडलाइंस तय की गई है। गुवाहाटी में इस समय कोरोना के काफी केस निकल रहे हैं, लेकिन मंदिर खुलने की मांग भी काफी समय से चल रही है। पहले ट्रस्ट ने प्रस्ताव बनाया था कि मंदिर में केवल परिक्रमा के लिए लोगों को प्रवेश दिया जाए। 24 सितंबर से मंदिर में पूरे दिन में करीब 500 लोगों को प्रवेश मिलेगा। मंदिर में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने सरकार द्वारा तय गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना वायरस के चलते हुई सिनेमाघरों की तालाबंदी को लगभग 7 महीने का वक्त बीत चुका है। 13 मार्च को आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम पर्दे पर रिलीज हुई थी और इसी दिन से कई राज्यों में थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। इस दौरान कई मेकर्स अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ले गए, लेकिन ज्यादातर अब भी सिनेमाघर खोलने का इंतजार कर रहे हैं और इसके चलते हिंदी फिल्मों का करीब 3,200 करोड़ रुपए का कलेक्शन अटका हुआ है। देश में 21वें दिन लगातार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से संक्रमित 90,000 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि भारत दुनिया भर में रिकवर केसों के मामलों में सबसे टॉप पर बना हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,347 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 1,085 लोगों की जान भी चली गई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह भी है कि 24 घंटे में अब तक 79,746 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।